हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी का। ये रहेगा लेक्चर नंबर 11 रहेगा। तो लेक्चर नंबर 11 में हमें देखना यह है कि नर युग्मकोद्भिद या फिर नर युग्मकोद्भिद सूक्ष्म बीजाणु अथवा पराकण की संरचना। तो ये टॉपिक जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। तो जो लोग अभी क्लास 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनका भी 2025 में होगा, तो ये सभी क्लास के लिए है। तो स्पेशली आप ध्यान दीजिए कि जो पराकण की संरचना है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न आ चुके हैं, तो सभी के लिए है। इससे पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था, तो इससे पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था चतुष्क के बारे में और चतुष्क के प्रकार के बारे में, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो परागकण है, परागकण की संरचना या फिर नर युग्मकोद्भिद सूक्ष्म बीजाणु। तो नर युग्मकोद्भिद सूक्ष्म बीजाणु अथवा परागकण की संरचना क्या है, इस पे हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग फटाफट तैयार हो जाए और वीडियो को, तो सबसे पहले वीडियो को सभी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जो है कि तैयार हो जाए। आपको पता है कि क्लास 12th की जो बायोलॉजी का टाइमिंग है, वो क्लास 12th की बायोलॉजी की क्लास की जो टाइमिंग है वो रात्रि 8 बजे से क्लास आपकी चलती है। तो 8 बजे से आपकी क्लास कंटिन्यू रहती है, ये आपको डेली मिलती है। तो ये मंडे से कब तक, मंडे से सैटरडे की क्लास में हम आपको 8 बजे डेली बायोलॉजी की क्लास लेकर आते हैं, सैटरडे तक लेकर आते हैं। और संडे को जो है कि संडे को आपका टेस्ट रहेगा। तो इस बार आप सभी लोग तैयार रहिएगा। कल कब टेस्ट होगा वो मैं आपको टाइमिंग अभी बता दूंगा। तो फिलहाल आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, परागकण की संरचना, ठीक है। तो परागकण की संरचना क्या है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ आप ध्यानपूर्वक क्या करेंगे, समझिए। पहले पूरा एक बार लेक्चर पूरी तरह से आप लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद दूसरी बार इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। कभी कभी ये होता है कि जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग नोट करते हैं, तो उस वक्त पढ़ाते वक्त जब आप लिखते हैं तो माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, इससे चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में नहीं आती। तो पहले एक बार आप समझ लीजिए कि है क्या चीज़, ठीक है। जब पूरी तरह से समझ जाएंगे तो फिर इसको आराम से आप नोट करते चलिएगा। तो चलिए देखिए परागकण की संरचना क्या है। तो परागकण की संरचना या इसे क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद सूक्ष्म बीजाणु। तो नर युग्मकोद्भिद सूक्ष्म बीजाणु का मतलब इसमें परागकण। तो परागकण क्या होता है, तो परागकण जो होता है ये नर युग्मकोद्भिद, यानी ये नर युग्मक होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। अब आपको पता है कि जो परागकण है, ये परागकण का निर्माण किसमें होता है, परागकोश में होता है। किसमें, तो ये परागकोश में होता है। परागकोश में किसके द्वारा होता है, तो ये पराग मातृ कोशिका। आपको पहले वाले क्लासेस में बताए थे, पिछले वाले क्लासेस में बताए थे कि जो एक पराग मातृ कोशिका है, वो एक पराग मातृ कोशिका जब अर्धसूत्री विभाजन करती है, तो अर्धसूत्री विभाजन करके परागकण का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है। तो परागकण का निर्माण तो हो गया है, लेकिन अब हमें इस परागकण की संरचना के बारे में जानना है कि जो परागकण है इसकी संरचना कैसी है और ये किस प्रकार से होती है और ये क्या क्या बने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली पॉइंट अगर इसमें समझने वाली बात है, तो परागकण में सबसे पहली बात क्या समझ लेंगे, तो परागकण में अगर हम सबसे पहली बात करेंगे तो परागकण को नर युग्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो परागकण को नर युग्मक भी कहते हैं। सभी लोगों को पहली बात समझ में आ गई। तो परागकण को क्या कहते हैं, तो ये जो परागकण है, इस परागकण को क्या कहते हैं, इस परागकण को नर युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो परागकण को नर युग्मक कहते हैं। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई। अगर पूछा जाए कि बताइए नर युग्मक क्या है, बीजांड है, परागकण है, या फिर दोनों है, या फिर दोनों में से कोई नहीं है, तो क्या आंसर दोगे, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा परागकण। परागकण को ही क्या कहते हैं, तो परागकण को ही नर युग्मक कहते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे यह गोल या अंडाकार जैसी संरचना में क्या होती है, तो यह गोल या अंडाकार जैसी संरचना में पाई जाती है। ये दूसरी पॉइंट हो जाएगी इसकी। तो परागकण कैसे, परागकण को देखने पर क्या बताया, तो देखिए यह गोल या अंडाकार जैसी संरचना में क्या होती है, तो पाई जाती है। दो बातें समझ में आ गया। पहला, परागकण जो होता है इसे नर युग्मक, यानी नर युग्मक को ही परागकण कहते हैं। और परागकण कैसा होता है, तो परागकण जो होता है यह गोल या अंडाकार जैसी संरचना में क्या होती है, तो अंडाकार जैसी संरचना में पाई जाती है, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए पहले। अच्छा, तीसरी पॉइंट में समझेंगे कि इसकी जो व्यास होती है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होती है। कितना होता है, तो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। तो पहली बात
और दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि जो परागकण है, परागकण का व्यास कितना होता है? तो परागकण का जो व्यास होता है वो लगभग कितना, तो 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर तक क्या होता है, तो 25 से 50 माइक्रोन तक इसका व्यास होता है, ठीक है। और ये परागकण जो होती है ये दो परतों से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। कितने परत से? दो परत से। अब देख रहे हैं कि परागकण की संरचना है और ये दो परत से घिरा होता है। बाहरी वाली परत को बाह्यचोल कहेंगे और आंतरिक वाली परत को क्या कहेंगे, अंतःचोल कहेंगे। तो परागकण कितनी परत से घिरा होता है? तो परागकण दो परतों से घिरा होता है। तो ये चार बातें सभी को समझ में आ गई। चलिए मैं इन चारों बातों को क्या कर दे रहा हूँ, इन चारों बातों को नोट कर दे रहा हूँ। सबसे पहली बात क्या है, परागकण जो होता है नर युग्मक, यानी नर युग्मक को क्या कहते हैं, तो नर युग्मक को पराग, यानी परागकण को नर युग्मक कहते हैं। क्या कह देंगे? परागकण को नर युग्मक कहते हैं, ठीक है। परागकण को क्या कहते हैं? तो परागकण को नर युग्मक कहते हैं। ये पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात इसमें क्या बताएंगे, तो दूसरा बात बताएंगे जो गोल या अंडाकार जैसी संरचना होती है, जो गोल या अंडाकार जैसी संरचना में पाई जाती है, ठीक है। जो कैसी पाई है? जो गोल या अंडाकार जैसी संरचना में पाई जाती है। बात सभी को समझ में आ गया। तो परागकण क्या है? तो परागकण को नर युग्मक भी कहते हैं। और परागकण जो होता है यह गोल या अंडाकार जैसी संरचना में क्या होती है, तो गोल या अंडाकार जैसी संरचना में पाई जाती है। ये दोनों बातें सभी को समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। और क्या आप सभी लोगों को वीडियो क्लियर दिख रहा है? आवाज़ क्लियर आ रही है? वीडियो क्लियर दिख रहा है? कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। अच्छा, इसकी व्यास, तीसरी पॉइंट में क्या बताएं, इसकी जो व्यास होती है, इसकी व्यास कितनी होती है? तो इसकी जो व्यास होती है, इसकी व्यास कितना मैंने बताया, इसकी व्यास 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर होती है। कितना होती है? तो 25 से 50 माइक्रोमीटर होती है। तीन बातें समझ में आया। यानी परागकण जो होता है, परागकण को नर युग्मक कहते हैं और ये गोल या अंडाकार जैसी संरचना में पाई जाती है। इसकी जो व्यास होती है वो कितनी होती है? इसकी व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। कितना होता है? 25 से 50 होता है। अब उसके बाद परागकण जो होता है, परागकण कितनी परतों से घिरा होता है? तो परागकण जो होती है दो परतों से घिरा होता है। तो मैं चौथे पॉइंट में लिखूँ कि परागकण दो परतों से क्या होता है? दो परतों से घिरा होता है। परागकण दो परतों से घिरा होता है। तो परागकण कितनी परत से घिरा होता है? परागकण दो परतों से घिरा होता है। अब देखिए वो दो परत कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसका इधर लिख देंगे, इसका इधर हो जाएगा। पहला बाह्य परत होता है, बाहरी परत होता है। और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आंतरिक परत। क्या कह देंगे? आंतरिक परत। तो बताइए फटाफट, परागकण कितनी परत से घिरा होता है? तो पहला क्या हो जाएगा? बाह्य परत। दूसरा क्या हो जाएगा? आंतरिक परत। ये जो बाह्य परत है, इस बाह्य परत को क्या कहते हैं? तो बाह्यचोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको बाह्यचोल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कह देंगे इसको? बाह्यचोल भी कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं अंतःचोल कह देंगे, ठीक है। अंतःचोल यानी एक्सटाइन होता है, इंटाइन होता है। तो बाह्यचोल और अंतःचोल किसे कहते हैं? मालूम चल गया सभी लोगों को। तो यहाँ पे हमें समझना यह है कि जो परागकण होता है, परागकण को अगर हम देखें तो ये परागकण हमारा दो परतों से क्या है, तो ये दो परतों से घिरा होता है। एक बाहर की तरफ परत होता है और एक कहाँ होता है? एक अंदर की तरफ होता है। तो जो बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ पाए जाने वाली जो परत होती है वो क्या होती है? उसको बाह्यचोल कहते हैं। और अंदर की तरफ पाए जाने वाली परत को क्या कहते हैं? अंतःचोल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें बनाएंगे हेडिंग बाह्य परत, यानी बाह्यचोल। बाह्यचोल में कौन कौन सी बातें हमें देखनी है, देख लीजिएगा। बाह्यचोल। तो अब हम समझते हैं कि बाह्यचोल क्या है। तो बाह्यचोल, जैसा कि मैंने बताया कि बाह्यचोल जो होता है वो बाहरी वाली परत होती है। तो बाहरी वाली परत को क्या कहते हैं? तो बाह्यचोल कहते हैं। और आंतरिक वाली परत को क्या कहते हैं?
अंतःचोल कहते हैं। तो बाहरी परत को बाह्यचोल कहते हैं। सबसे पहली बात इसमें तो यही बताएंगे कि जो बाहरी परत होती है उस बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो बाहरी परत को बाह्यचोल कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या बताएंगे, बाह्यचोल जो होती है मोटी व खुरदरी होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, तो बाह्यचोल जो होते हैं यह मोटी होती है। कैसी होती है, तो बाह्यचोल जो होती है ये मोटी, इस प्रकार से क्या होती है, ये मोटी होती है। और क्या होती है, तो बाह्यचोल मोटी और खुरदरी होती है। देख रहे हैं बाह्यचोल कैसे है, तो बाह्यचोल जो है ये आपका क्या है, ये मोटी और खुरदरी होती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहली बात इसमें क्या नोट कर देंगे कि परागकण के बाहरी परत को, परागकण के बाहरी परत को बाह्यचोल कहते हैं। बाह्यचोल कहते हैं। परागकण की बाहरी परत को क्या कहते हैं, बाह्यचोल कहते हैं। जो कैसी होती है, जो मोटी एवं खुरदरी होती है। तो दूसरी पॉइंट क्या बताएंगे, जो मोटी एवं क्या होती है, जो मोटी एवं खुरदरी होती है। तो जो मोटी एवं खुरदरी होती है, ये दो बातें समझ में आया कि नहीं है। मतलब कि जो परागकण है, परागकण को मैंने बताया कि परागकण दो परतों से क्या होता है, घिरा होता है। एक परत बाहर की तरफ होता है तो उसे बाह्यचोल कहते हैं, और एक परत अंदर की तरफ होता है तो उसे क्या कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं। तो जो बाह्यचोल होता है ये सबसे बाहरी वाला परत होता है, और ये जो होता है ये कैसी होती है, तो ये मोटा होता है। और कैसी होती है, खुरदरी। तो ये मोटी एवं क्या होती है, तो ये मोटी एवं खुरदरी होती है। बात सभी को समझ में आ गया। अगर हम बात करें इन बाह्य परतों के निर्माण की, तो ये जो बाह्यचोल है, इस बाह्यचोल का निर्माण जो होता है ये स्पोरोपोलेनिन से होता है। यानी बाह्यचोल का निर्माण स्पोरोपोलेनिन से होता है। तो हम यहाँ पे तीसरी बातें क्या लिख देंगे, बाह्यचोल का निर्माण स्पोरोपोलेनिन से होता है। बात सभी को समझ में आ गई। बाह्यचोल में तीन बातें। सबसे पहली कि परागकण की बाहरी वाली परत को बाह्यचोल कहते हैं। और दूसरे पॉइंट में बताएंगी जो मोटी एवं खुरदरी होती है। कैसी होती है, जो मोटी एवं खुरदरी होती है। और तीसरी पॉइंट बताएंगे कि इस बाह्यचोल का जो निर्माण है, यानी इस एक्साइन का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, तो वो स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से होता है। तो किससे होता है, वो स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि परागकण की जो बाह्यचोल होती है, परागकण के बाह्यचोल का निर्माण किस चीज से होती है, तो क्या बताएंगे, स्पोरोपोलेनिन से होती है। तो स्पोरोपोलेनिन से किसका निर्माण होता है, तो स्पोरोपोलेनिन से बाह्यचोल का निर्माण। किसकी बाह्यचोल का, तो परागकण के बाह्यचोल का क्या होता है, तो परागकण के बाह्यचोल का निर्माण होता है। बात सभी को समझ में आ गई। अब उसके बाद अब हम में क्या पाया जाता है, तो बाह्यचोल में जनन छिद्र पाया जाता है। तो ये सभी लोगों को बाहरी वाली परत समझ में आ गया। तो चौथा पॉइंट यहाँ पे मैं क्या नोट कर दूँ, यहाँ पे नोट कर देंगे कि बाह्यचोल में जगह जगह क्या होता है, जगह जगह छिद्र पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। बात सभी को समझ में आ गई। तो ये बात किसकी रही, ये बाह्यचोल की बात रही। तो परागकण में हमने देखा कि परागकण में जो है दो प्रकार की परत पाया जा रहा है। एक बाहर की तरफ पाया जा रहा है जिन्हें बाह्यचोल कह रहे हैं, और एक अंदर की तरफ पाया जा रहा है जिसे अंतःचोल कह रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने बाह्यचोल के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया कि बाह्यचोल जो होता है यानी कि परागकण के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो परागकण की बाहरी परत को बाह्यचोल कहते हैं, जो मोटी एवं खुरदरी होती है। जो कैसी होती है, मोटी एवं खुरदरी होती है। और बाह्यचोल का जो निर्माण है वो स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से होता है। और बाह्यचोल में जगह जगह क्या पाए जाते हैं, तो बाह्यचोल में जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं, और जिसे क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी दूसरी परत की। दूसरा परत क्या हो जाएगा, अंतःचोल हो जाएगा। तो सभी लोग एक बार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज करके इसके आगे में बता सकूं। ठीक है,
तो चलिए अब देखिए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अंतःचूल के बारे में। तो अंतःचूल के बारे में क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यदि आप सबको हमारा क्लासेस समझ में नहीं आ रहा है या किसी को किसी भी प्रकार की डाउट्स है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या किसी को किसी प्रकार की जो समस्या है, ताकि मैं उसका सलूशन जो है कि अब तक दे सकें। तो चलिए देख लेते हैं अंतःचूल। अब अंतःचूल की बात करेंगे तो अंतःचूल आपको पता है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो परागकण के निचले वाले परत, ठीक है। तो परागकण के जो निचला वाला हिस्सा होता है, निचला वाला जो परत होता है उसे क्या कहते हैं, अंतःचूल कहते हैं। अच्छा एक चीज़ और, इस बाह्यचूल का काम क्या होता है, एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लिया, बाह्यचूल के कार्य। तो बाह्यचूल की अगर हम कार्य की बात करें, बाह्यचूल के कार्य, तो इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या होता है, तो बाह्यचूल का मेन फंक्शन क्या होता है, यानी जो आपका ये बाह्यचूल है, बाह्यचूल जो परत है यानी परागकण का जो बाहरी परत है, बाह्यचूल जो है, इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है। तो ये बाह्यचूल होता है, ये प्रतिकूल परिस्थितियों से क्या करती है, बचाती है। प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब यह है कि जहाँ जो आपका परागकण का जो अनुकूलित है उसको ग्रो करने में जो समय है, उसके अनुकूलित अगर पर्यावरण, उसके अनुकूलित जो इन्वायरमेंट नहीं रहेगा, प्रतिकूल आएगा, तो वो चीज़ें क्या होगी, नष्ट हो सकता है, खराब हो सकता है। अब इसे क्या करने के लिए, तो यहाँ पे ये जो बाह्यचूल होते हैं प्रतिकूल, जैसे कि उसके विपरीत अगर उसके विपरीत अगर विपरीत जो है कि इन्वायरमेंट या विपरीत जो है कि वातावरण आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये बाह्यचूल इसे क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, अर्थात उसको सुरक्षा प्रदान करती है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों से क्या करती है, बचाती है, ठीक है। अर्थात उस पर जो नष्ट होने वाली जो स्थितियाँ आती है, उस स्थितियों से क्या करती है, बचाने का काम करती है। तो इसका काम क्या होगा, इसका काम लिख सकते हैं, इसका यहाँ पे काम क्या लिख देंगे कि जो बाह्यचूल होते हैं, बाह्यचूल प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाती है, ठीक है। बाह्यचूल प्रतिकूल परिस्थितियों से क्या करती हैं, बचाती हैं। तो बाह्यचूल प्रतिकूल परिस्थितियों से क्या करती है, तो बाह्यचूल प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाती है। तो ये सभी लोगों को समझ में आ गया बाह्यचूल। अब हम बात करेंगे अंतःचूल के बारे में। तो अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इरेज कर दूँ, अगर आप सब लिख लिए हैं तो। अब देखिए अंतःचूल के बारे में क्या करते हैं, समझते हैं। अब हेडिंग बन जाएगा हम लोग का दूसरा परत, जिसका नाम होगा अंतःचूल, ठीक है, अंतःचूल। अब देखिए अगर हम बात करें अंतःचूल की, तो अंतःचूल क्या है, इसमें सबसे पहली बात आप सबको क्या बतानी है, इसमें सबसे पहली बात आप बताएंगे कि आंतरिक परत को क्या कहते हैं, आंतरिक परत को अंतःचूल कहते हैं, ठीक है। आंतरिक परत को क्या कहते हैं, तो आंतरिक परत को कहा जाता है अंतःचूल। तो जो आंतरिक परत होता है, आंतरिक परत जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये अंदर की जो परत है, इस आंतरिक परत को क्या कहते हैं, तो इस आंतरिक परत को अंतःचूल कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जो अंतःचूल होता है, अंतःचूल की अगर हम बात करें तो ये जो होता है ये पतली व चिकनी होती है, ठीक है। जैसा कि आप बाह्यचूल देखे थे वो मोटी खुरदरी होती है, जस्ट इसका ये उल्टा होता है, ये पतली और कैसी होती है, तो ये पतली और चिकनी होती है। कैसी होती है, तो अंतःचूल पतली एवं क्या होती है, चिकनी। दो बातें समझ में आ गए। सबसे पहली बात क्या बताएंगे कि परागकण के अंदर वाली परत को क्या कहते हैं, अंतःचूल कहते हैं, जो पतली एवं कैसी, जो पतली एवं चिकनी होती है, ठीक है। अब उसी पे तीसरी पॉइंट बताएंगे, इसका जो निर्माण होता है ये किससे होता है, तो अंतःचूल का निर्माण होता है ये पेक्टोसेलुलोज से होता है। किससे होता है, पेक्टोसेलुलोज से इसका निर्माण होता है, ठीक है। और इसका काम होता है पराग नली का क्या करना, तो अंतःचूल जो होता है ये पराग नली के निर्माण में क्या करती है, सहायता करती है। क्या करती है, तो पराग नली का निर्माण में क्या करती है, सहायता करती है। सभी को पूरी बात समझ में आया। चलिए मैं इसकी बातों को लिख दूँ। सबसे पहले बात क्या बताएंगे, परागकण के आंतरिक वाली परत को, आंतरिक वाली परत को अंतःचूल कहते हैं, ठीक है, अंतःचूल कहते हैं। अब उसके बाद दूसरी बातें क्या कहेंगे, जो पतली एवं चिकनी होती है। कैसी होती है, तो जो पतली एवं चिकनी होती है, जो पतली एवं क्या होती है, तो जो पतली एवं चिकनी होती है। अब उसके बाद तीसरी पॉइंट क्या बताएंगे, अंतःचूल का निर्माण। किसका, अंतःचूल का निर्माण। अंतःचूल का निर्माण किससे,
तो पेक्टोसेलुलोज से अंतःचोल का निर्माण सेलुलोज से होता है। किससे होता है? पेक्टोसेलुलोज से होता है। अब उसके बाद इसमें और क्या बताएंगे कि जो अंतःचोल है इसका काम क्या होता है, तो ये परागनली का क्या करती है, ये परागनली का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी? परागनली का क्या करती है? निर्माण करती है। तो इसका कार्य क्या लिख देंगे? यह परागनली का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए परागनली का निर्माण कौन करती है, तो परागनली का जो निर्माण करती है, परागनली का निर्माण कौन करती है? तो परागनली का निर्माण अंतःचोल करती है। अच्छा, परागकण को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने के लिए कौन से परत सहायता करती है? तो ये हो जाएगा आपका बाह्यचोल हो जाएगा। पूरी बात सभी को समझ में आया? तो ये इसका स्ट्रक्चर रहा। आप देख रहे हैं कि ये एक प्रकार का क्या है, तो पूरी बात को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। हम लोगों का जो हेडिंग है, हेडिंग क्या हो जाएगा? नर युग्मकों सूक्ष्म बीजाणु अथवा परागकण की क्या चीज़? तो परागकण की संरचना। तो अब इसमें हमने सबसे पहले बताया कि परागकण को क्या कहते हैं, तो परागकण को नर युग्मक कहते हैं, यानी इसे क्या कहेंगे? इसे नर युग्मक कहते हैं। और दूसरी पॉइंट, जो गोल या अंडाकार जैसी संरचना में क्या होती है, तो जो गोल या अंडाकार जैसी संरचना में पाई जाती है। तीसरा पॉइंट, इसकी व्यास कितनी होती, तो ये 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर तक होती है। और उसके बाद परागकण जो होता है ये दो परतों से क्या होता है, तो दो परतों से घिरा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि परागकण एक बाहर की तरफ परत दिख रहा है, एक अंदर की तरफ। तो जो बाहर वाला परत होगा उसको बाह्यचोल कहेंगे, और जो अंदर वाला परत होगा उसको अंतःचोल कहेंगे। तो बाह्यचोल में क्या क्या बताएंगे? बाह्यचोल में बताएंगे कि परागकण की बाहरी परत को बाह्यचोल कहते हैं। परागकण के बाहरी परत को क्या कहते हैं? बाह्यचोल कहते हैं। जो मोटी एवं खुरदरी होती है, जो कैसी होती है, तो जो मोटी एवं खुरदरी होती है। ठीक है। इसका निर्माण किससे होता है, तो स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ। तो ये स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से इसका निर्माण होता है। और उसके बाद इसमें अगली पॉइंट क्या बताएंगे कि जो ये आपका बाह्यचोल होता है, इसमें जगह जगह क्या होते हैं, छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों से क्या करती है, तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाती है। अब उसके बाद हेडिंग बन जाएगा हम लोगों का अंतःचोल। तो अंतःचोल जो होता है ये परागकण का कौन सा, तो ये परागकण के अंदर वाली परत को अंतःचोल कहते हैं। जो पतली एवं क्या होती है, जो पतली एवं चिकनी होती है। क्या होती है? पतली एवं चिकनी होती है। और उसके बाद इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण पेक्टोसेलुलोज से होता है। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है परागनली का क्या करना, तो परागनली का निर्माण करना। अब इसमें देख रहे हैं, इसमें केंद्रक भी पाया जाता है, इसमें कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। ये सारी चीज़ इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। बात सभी को समझ में आ गया? तो ये सारा जो क्लासेस में मैंने बताया, नर युग्मकोद्भिद सूक्ष्म बीजाणु था, परागकण की संरचना, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सबको ये क्लासेस समझ में आए हैं तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताना है। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आ गया होगा तो आप ज़रूर हमारे क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे, और इसी में से मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। तो प्रश्न हमारा क्या रहेगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, और इसका आंसर बिना देखे आप क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देख लेते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न यह है कि अंतःचोल का निर्माण किस पदार्थ से होता है। पहला क्या है? अंतःचोल का निर्माण किस चीज़ से होता है, निर्माण किस पदार्थ से होता है, पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बाह्यचोल का निर्माण किससे होता है, बाह्यचोल का निर्माण किससे होता है। अगर आप सबको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ज़रूर इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और तीसरा प्रश्न ये मैं पूछ ले रहा हूँ कि चलिए बताइए कि परागनली का निर्माण कौन करती है। तो परागनली का निर्माण कौन सी परत करती है, निर्माण कौन करता है। तो फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देना है कि कल संडे है, तो कल की क्लासेस में हम लोग जो है कि टेस्ट लेकर आएंगे। तो टेस्ट हमारा जो होगा, टेस्ट का टाइमिंग क्या रहेगा ये मैं अभी बाद में निर्धारित करके मैं बता दूंगा। तो सभी लोग फटाफट क्या करेंगे, कल टेस्ट आकर के दे देंगे, जितना पढ़ाई इतने में से सारा टेस्ट होगा। ठीक है, मिलेंगे अगले दिन की क्लास में।